हेलो दोस्तों, माय नेम इज अरुण प्रजापति और आज हम करने वाले हैं जो उत्तराखंड बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किए हैं 2024-25। सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जो बच्चे इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम देंगे 2024-25 में। तो देखिए, हमने एक वीडियो डाली है, एक वीडियो में हमने 1 से 10 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, उसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे करना है सबको हमें इसको आप सोल्व करते हैं। और इन सभी सॉल्यूशन को आपने नोटबुक में नोट करेंगे और फिर एक बार इस पेपर को दोबारा से सोल्व करेंगे अपने आप, तो ये इजीली आपके एकदम कंठस्थ हो जाएगा, एक तरीके से बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो चलिए करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे करना है। आपको दिया हुआ है कि अ कैपेसिटर 60 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। करंट की हमें RMS वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको दिया क्या क्या हुआ है वो लिख लेते हैं। C इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 60 माइक्रोफैराड, यानी 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैराड। ये दिया आपके पास। कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, वोल्टेज आपको दी हुई है 220 वोल्ट, ये हमने लिख लिया है। और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो आपको निकालना है आई, करंट निकालना है आपको। चलिए, तो फॉर्मूला आपको पता है कि एक तो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आपको रेजिस्टेंस इसमें नहीं दिया हुआ है, तो पहले रेजिस्टेंस को ही निकालना पड़ेगा। इम्पीडेंस बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। चलिए देखते हैं। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो हम जानते हैं जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई एफ। तो अब एक्स सी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ और ये सी। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है। और आपके पास जो सी की वैल्यू दी हुई है 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब इसको ऐसे कैसे छोड़ दीजिए। अब आपके पास एक्स सी मिल गया, यानी आर की वैल्यू आपके पास मिल गई। आई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स सी मतलब आर। तो एक्स आई इज इक्वल टू वन वी अपॉन, सॉरी वी की वैल्यू कितनी है आपके पास, वी की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट, और अपॉन एक्स सी की वैल्यू आपके पास है 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये आपको वैल्यू दी हुई है। तो आप इसको जब पलटते हैं तो आई इज इक्वल टू आपके पास मिलता है, आई इज इक्वल टू 220 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। अब i इज इक्वल टू आपके पास जो आएगा यहाँ से, i इज इक्वल टू आपको मिलेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें 50 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना है 100, 100 की मल्टीप्लाई 6 में करो तो सॉरी आएगा 100 आएगा। 100 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो आप कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 220 इंटू 3.14 इंटू 100 तो ये आ गया, और ये हो जाएगा आपके पास 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब आपके पास 3 जीरो ये हैं, 1 जीरो ये है, तो टोटल जीरो होगी आपके पास 22 इंटू 6 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर 6, और 3 और 1 4, तो 6 में से आ गए माइनस के 2। तो आपके पास ये आ गया 6 इंटू 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो आई इज इक्वल टू आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 6 में तो 132 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो आपके पास जो करंट आएगा 4.1 एम्पियर करंट आपके पास आएगा इसे सॉल्व करने के बाद। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक ये दिया हुआ है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड आल्सो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये कह रहा है कि दो डिफरेंस लिखने हैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में और रेगुलर रिफ्लेक्शन में। ठीक है ना, मतलब हमने लिखा अभी कि जो आपके पास एक TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में जाती है,
इसमें किसी भी मीडियम में चली जा सकती है, एनी मीडियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो आई होता है, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, इसमें एनी एंगल, एनी एंगल किसी भी एंगल से आप डाल दो तो वो क्या होगा, उसी एंगल से उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास इसके दो डिफरेंस थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और का दिया हुआ है, वो भी सोल्व करते हैं जरा। इसके और का जो क्वेश्चन है इसको भी देखते हैं। ये दिया हुआ है कि आपके पास एक कोई प्रिज्म है ऐसा, आपने इस प्रिज्म की दी है, ये सी है, ये ए है। जैसे ही आपने यहां से कोई लाइट रे डाली एंगल बनाती हुई 90 डिग्री का, तो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म सॉ इन अबव फिगर। इसमें आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, जो ये प्रिज्म दिया है इसके मटेरियल का। तो 90 डिग्री, तो आई इज इक्वल टू आपने इंसिडेंट तो 90 डिग्री से करा दी। अब एक बात देखते हैं, 45 है, तो ये जो आगे इसी तरह से जाएगी यहाँ, तो इसका हम नॉर्मल जब डालेंगे, ऐसे नॉर्मल डालेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ बना रहा है, ये एंगल ये कितना है, आपको पता है कि 90, तो ये भी 90 होगा। ठीक है भाई, ये 45 तो ये भी 45 होगा। तो जब ये 45 होगा तो ये भी तो 45 होगा, और ये 45 और ये 45 टोटल कितना हो गया 90 डिग्री, यानी ये पूरा कितना है, ये टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। और जब ये 90 हो गया तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, ये 90 होगा। तो आप एक बात देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या है, छोटा है इंसिडेंट एंगल से। 42 कांच का होता है 42 डिग्री, तो जो इंसिडेंट एंगल है वो 45 है और क्रिटिकल एंगल कितना 42। तो ये क्या करेगा, टी आई आर करेगा, और टी आई आर जब करेगा तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो यानी ये एंगल कितना होगा आपके पास 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 और ये 90 कितना हो गया 45। तो आपके पास आर इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। आर इज इक्वल टू आपके पास आर इज इक्वल टू है 90 डिग्री और आर इज इक्वल टू आपके पास है 45 डिग्री। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो एन इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी है साइन 90 अपॉन साइन 45। तो एन इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। चलिए, ये इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन 13 में कहा गया है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ एन एटम is -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द इट्स एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट। इसकी थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहली में कितनी है। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, En इज इक्वल टू आपके पास होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो n बराबर 1, पहली कक्षा फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी दे रखी है आपको कितनी है, इतनी एनर्जी। तो निकाल लेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, यानी E1 के लिए निकालते हैं आप -13.6 अपॉन 1 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आपको दिया हुआ है कितना 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ से आप जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास -27.2, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से बचेगा 27.2 अपॉन 13.6 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब आपको निकालना क्या है, आपको थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है। तो E3 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -13.6 अपॉन एन की वैल्यू 3 रख देंगे इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू 2 रख देंगे। तो E3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -13.6 अपॉन 3 3 जा 9 इंटू 2। आपको जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 6 12 2 एक ये आ गया आपका 272, यानी 27.2 इंटू 9।
अब इसको E3 इज इक्वल टू, आप इसको डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा 3.2, इतनी एनर्जी आपके पास आपको मिलेगी, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थर्ड ऑर्बिट में आपको मिल जाएगी। तो ये आपके पास है, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब आपके पास आपको मिल गया ये 3। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इज व्हाट इज लेसर ऑर्डर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट इफेक्ट वुड बी हैव ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि नाभिकीय बल क्या है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों को बांध करके रखता है, ये है न्यूक्लियर फोर्स। और ये पूछ रहा है कि यदि किसी नाभिक बल का परिमाण अगर किसी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम हो जाए तो क्या होगा। देखो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाता है और न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है तो कोई भी एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस तरह से सारे जो हमारे सोलर सिस्टम्स के प्लैनेट्स के जितने भी सारे रूल्स है वो सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी सन है उसके अराउंड सब कुछ घूमता है, अर्थ उसके अराउंड घूमती है, और भाई हमारे अर्थ के अराउंड घूमते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स तो क्या होगा, सारे के सारे फोर्स क्या हो जाएगा, जब कम हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स तो कोई भी एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका आंसर लिखा हुआ है, ये रहा। The nuclear force is a force that binding the protons and the neutrons in a nuclear force together, जो बांध करके रखता है न्यूक्लियर फोर्स को, और सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से बांध करके रखता है। इफ द न्यूक्लियर फोर्स विल वीकर, अगर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कमजोर हो जाता है तो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाता है तो एटॉमिक न्यूक्लियाई वुड बी अनस्टेबल, एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। स्पेशली दोज विद मेटल्स सॉरी मल्टीपल प्रोटॉन्स एंड एटम्स बिकम लेस स्टेबल, और जितने भी सारे एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सब कम स्टेबल हो जाएंगे और वे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ये बात थी इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राइट टू यूज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के दो यूज लिखने। तो सेमीकंडक्टर्स सबसे पहले जो हम ये पैनल जिसके सामने खड़े हैं, मोबाइल फोन देख रहे हैं आप, सब सेमीकंडक्टर की ही देन है। तो सेमीकंडक्टर के बिना तो ये समझो कि इलेक्ट्रॉनिक्स अधूरी है आज के टाइम में। तो हम इसके देखो ये लिखा हुआ है पहला, दीज आर यूज इन अ सोलर सेल्स एंड टेलीविजन्स एक्सेट्रा, दीज आर यूज इन ट्रांजिस्टर्स डिजिटल कंप्यूटर्स। सारे डिजिटल कंप्यूटर बनाने के लिए इतने सब यूज होते हैं, वो ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, और वे किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाँ ये रहा 16, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना, अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल रबर बैलून एज द बैलून infected it expand in shape, how will be the total electric flux emanating from the surface of the balloon charge, explain with reason। ये कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। एक गोलाकार रबड़ के गुब्बारे की सतह पर अगर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, जैसे जैसे गुब्बारा फुलाया जाता है ये आकार में बढ़ जाता है, गुब्बारे की सतह से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स किस प्रकार बदलेगा, कारण से बताइए। ये कह रहा है कि गुब्बारा है, अब जो गुब्बारा है वो रबड़ का है, गोलाकार रबर के गुब्बारे की सतह पर एक आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। एक गुब्बारे पर आवेश जो है एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे जैसे उसमें हवा भरते हैं तो गुब्बारे का साइज बढ़ता जाता है। तो गुब्बारे के साइज बढ़ने पर ये कह रहा है कि जैसे जैसे आकार बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो गुब्बारे की जो सरफेस है उससे निकलने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और होगा तो अपने कारण से ही, उसका उत्तर बताइए। तो देखिए जरा, ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले तो पूछा नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस होल्ड परपेंडिकुलरली, यानी किसी तल के लंबवत गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाओं की संख्या है उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लिया कोई तल है, कोई सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन ऑफ फोर्स गुजरेंगी
वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। फॉर्मूला होता है फाई डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ए डी एस कॉस थीटा। अब ये क्या होगा, अगर हम किसी गुब्बारे को फुला रहे हैं, हवा भर रहे हैं उसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, रिमाइन अनचेंज, वो अनचेंज रहेगा। व्हेन द साइज ऑफ द बैलून इज इंक्रीज, जब आप उसका साइज को बढ़ाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। चार्ज एनक्लोज द सेम सम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी चार्ज एनक्लोज सेम, चार्ज तो सेम रहे, जब चार्ज उसके ऊपर सेम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम होगा, जो कि होगा फाई इज इक्वल टू ई। ये आपके पास क्वेश्चन था। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फिर उसने पूछा कि अगर एक बैलून को आप हवा, उस पर चार्ज दे रखा है, उसमें अंदर हवा भर रहे हैं, तो साइज बढ़ रहा है, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? जी नहीं, फ्लक्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस पर चार्ज क्या है, चार्ज जब सेम है तो फ्लक्स भी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपको वर्किंग बतानी है और उसकी कंस्ट्रक्शन बतानी। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ये आपको 17 का आंसर मिल जाएगा यहाँ से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये कंस्ट्रक्शन है इसकी, यहाँ पर एन और एस दो मैग्नेट्स के पोल्स रखे गए हैं, और ये आपके पास मूविंग कॉइल है, ये आयरन कोर है इसके अंदर, ये स्प्रिंग लगाया गया है यहाँ पर, इसको T2 पेंच T2 से बांध दिया गया है, और इसको लोअर सस्पेंशन बोलते हैं, इसको अपर सस्पेंशन बोलते हैं। अपर सस्पेंशन में एक मिरर लगाया गया है, ये इसको टॉरिसन हेड के द्वारा बांध दिया गया है। तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ टू रेक्टेंगुलर ऑफ अ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर कॉइल by winding uninsulated copper wire, then the coil suspended by the when the phosphor bronze। ये जो पतली पत्ती लगाई गई है, ये फास्फर ब्रोंज की पत्ती है, ये जो पतली पत्ती सी है, ये फास्फर ब्रोंज की पत्ती है। अब क्या होगा, ये पत्ती लगाई जाती है, इसकी वजह से जो एंथन है, फाई जो आती है एंथन, वो क्या होगा, जैसे पत्ती स्ट्रिप लगाई गई रेक्टेंगुलर टाइप की, तो इसमें क्या होगी, एक जैसे ही आप इसको मोड़ेंगे तो एक एंथन आएगी, फिर दोबारा जैसे करंट इसको छोड़ देंगे इसके अंदर से करंट, तो करंट हटा लेने पर ये फिर दोबारा उसी शेप में आ जाएगी। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या होगा, सस्पेंडेड बाय द थिन फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप टॉरिसल हेड, द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप इज अटैच्ड अ स्मॉल मिरर इन द कॉइल हैंगिंग इन द स्पेस बिटवीन द पोल स्पीसीज ऑफ पावरफुल मैग्नेट। तो ये मैग्नेटिक कॉइल जो, सॉरी ये कॉइल रखी गई है मैग्नेट के अंदर रखी गई है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रहा है, और ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब वर्किंग क्या है इसकी, वर्किंग में ये लिखा हुआ है, देखो आपको पता है कि जो ट्विस्ट होता है, यहाँ पर जो ट्विस्ट आएगा, घुमा आएगा, वो किसके होगा, फाई के बराबर होगा। अब ट्विस्ट जो होगा, इसको हटाएंगे कांस्टेंट को, सी फाई लगा देंगे। सी क्या है, जहां पर सस्पेंशन कांस्टेंट है। अब यहां से आपको जो सी की वैल्यू निकालनी है, सी बराबर हो जाएगा टॉ ट्विस्ट अपॉन फाई, तो ये सी की वैल्यू होगी। अब आपको पता है कि ट्विस्ट जितना होगा उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। अब सी फाई इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन क्या होगा, एन आई ए बी कॉस साइन थीटा। अब ये क्या होगा, यहाँ से आई बराबर इसको निकाल लेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ से सी अपॉन, ये इधर नीचे आ जाएगा, तो एन ए बी साइन थीटा इंटू फाइव। अब यहाँ से आपको ये पता है कि थीटा क्या होगा, 90 होगा, थीटा किसके बराबर, 90 के बराबर, तो आई इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, सी अपॉन एन ए बी इंटू फाइव, ये होगा करंट इसके अंदर। अब ये पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर। अब ये जो सी अपॉन एन ए बी है वो किसके बराबर है, के के बराबर। के क्या है, जहाँ के रिडक्शन फैक्टर है किसका, गैल्वेनोमीटर का। अब इसके अंदर लिखा गया व्हेन स्मॉल करंट आई फ्लो थ्रू इन द कॉइल, जब आप छोटा सा करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो कराते हैं, तो कॉइल देन द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस
इन द कॉइल, तो कॉइल के अंदर एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है एज द कॉइल मूविंग ड्यू टू द डिफ्लेक्शन द स्प्रिंग अपोज द रोटेशन। जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर, ये इसके रोटेशन का अपोज करता है, जिसको उसी डायरेक्शन जहां पर ये कॉइल थी वहीं लाने की कोशिश करता है, अपोजिशन पैदा करता है उसके अंदर, ड्यू टू विच restoring couples provide the spring when deflection couple and restoring couple become equal opposite and the coil come to in equilibrium। ये क्या होगा, जैसे ही करंट हटा लेंगे तो करंट हटाने के बाद जो स्प्रिंग है वो क्या काम करेगा, उसको उसी डायरेक्शन में वापस ले आएगा जहां पर ये पहले कॉइल थी। तो इस तरह से क्या कॉइल कहाँ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। इसी के और में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, इसी के और में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, और ड्राइव द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो आपको सबसे पहले तो सेल्फ इंडक्शन बताना है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, और फिर उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, किसके लिए, जो ड्राइव द फॉर्मूला सेल्फ इंडक्शन लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव भी करना है। तो चलिए देखते हैं, ये रहा आपके पास सेल्फ इंडक्शन। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच on changing the current in a coil and opposing induced EMF is set up that very coil is called self induction। हमने दूसरी की डेफिनेशन में लिखी, सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू इट। जब इसके अंदर कोई करंट पास कराया जाता है तो जो EMF है, इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल व्हेन चेंज करंट पासिस थ्रू इट, जैसे जैसे हम करंट पास कराते हैं कॉइल के अंदर वैसे वैसे इंड्यूस ईएमएफ भी चेंज होता है। तो अब ये तो डेफिनेशन इसकी। अब हम बात करते हैं इसके लिए। तो देखिए आपके पास दिया हुआ है, आपके पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इस लॉन्ग सोलेनॉइड के को आपने करंट दिया हुआ है, आई करंट दिया हुआ है, और एल इसकी लेंथ है। तो आपको पता है कि बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट एन आई होता है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न अगर n है तो यूनिट में कितना होगा, n अपॉन एल, अगर इसकी लेंथ l है तो आपको b बराबर इसमें n की वैल्यू रख देनी है, म्यू नॉट n की वैल्यू n अपॉन एल इंटू आई। तो अब क्या करना है आपको, अब जो ये b की वैल्यू आ गया आपके पास। अब हमें एक बात पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ना सोलेनॉइड वो कितना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्न तो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन क्या है, उनके बीच में बनने वाला एंगल जीरो है, तो ये थीटा इज इक्वल टू हो गया जीरो। तो यहां से मिलता है फाई इज इक्वल टू एन बी ए। अब आपको क्या करना है, फाई की वैल्यू ये रही आपके पास, बी की वैल्यू ये रही, इसमें पुट कर दो इसकी वैल्यू को, तो यहां से हो जाएगा फाई इज इक्वल टू एन इंटू म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना एल, ये हो जाएगा आपके पास, और ए भी इसके साथ में है। अब फाई इज इक्वल टू यहां से कितना होगा, म्यू नॉट को सामने लिख दो, एन 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 स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर आई और ए अपॉन कितना एल। अब ये फाई की वैल्यू आई, आपको पता है कि सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला कितना, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई होता है, फाई अपॉन आई, तो फाई की वैल्यू आपके पास है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन कितना है एल, और अपॉन में कितना आई, इस आई को ऊपर ले जाओ कैंसिल आउट करा दो, तो एल इज इक्वल टू कितना जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक एलसीआर सर्किट है, how is the impedance calculated in a series LCR circuit, write down the equation for the explanation of the components। ये कह रहा है कि एक तो इक्वेशन लिखनी है उसकी, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं एलसीआर सर्किट में इंपेडेंस को। तो जरा देखो इसका भी सॉल्यूशन ये रहा, आपके पास इसके एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर एक तो आपके पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक तो रेजिस्टेंस है, एक आपके पास इंडक्टर है, एक आपके पास कैपेसिटर है, और इसको एसी सोर्स से हमने जोड़ दिया। तो आपको पता है कि आर एल और सी, जो आर होता है उसके केस में, रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होती है, यानी करंट भी और वोल्टेज भी ऐसे रहेगी। इसमें एल इंडक्टर के अंदर वोल्टेज क्या होगा,
करंट से 90 डिग्री आगे होता है, करंट से 90 डिग्री आगे होता है। और कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होती है, 90 डिग्री पीछे, यानी यहाँ पर करंट है तो यहाँ पर वोल्टेज। भाई रेजिस्टेंस के केस में दोनों सेम फेज में होंगे, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे होगी करंट से, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज पीछे होगी करंट से। तो इसी चीज को हमें पता है कि इसकी इक्वेशन कितनी होती है, इसकी इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन है। तो इसके लिए जो वी आर होगा, वी आर ये क्या होगा, आई नॉट आर, क्योंकि करंट कौन सा है इसके अंदर, आई नॉट करंट जा रहा है। भाई इसके अंदर कितना होगा, ये क्या है वी एल और ये वी सी, तो वी एल क्या होगा, वी एल हो गया आई नॉट और एक्स एल, और जो आपके पास वी सी है वोल्टेज फॉर कैपेसिटर आई नॉट एक्स सी, ये हो गया आपके पास। अब हमें ये पता है कि फेजर डायग्राम आपको ये बनाना आना चाहिए, फेजर डायग्राम। तो ये बात देखो कि जब वोल्टेज रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होगी, सेम फेज में होगी, ये आपके पास वोल्टेज होगी, सॉरी करंट हो गया, और ये आपके पास वोल्टेज होगी, ये दोनों सेम फेज में है। अब यहाँ पर कैपेसिटर के केस में क्या होगा, कैपेसिटर के केस में वोल्ट करंट आगे होता है, तो करंट आगे है, वोल्टेज क्या है पीछे है, तो ये क्या है वोल्टेज पीछे है, यहाँ पर क्या लिख दूं मैं वोल्टेज वीसी। अब इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे होती है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज आगे होती है इंडक्टर के केस में, कितना पाई बाय 2 डिग्री आगे, और ये पाई बाय 2 डिग्री पीछे। अब जब हमें पता है कि वी एल जो है वो वीसी से बड़ा है, तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं कितना, इस पॉइंट पर वी एल माइनस वीसी, और आपके पास ये एंगल है फाइव, यहाँ पर हो गया आपके पास ई नॉट, और ये रहा आपके पास वी एल माइनस वीसी। तो अब एक बात देख रहे हैं, ई इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे जो आपके ये वैल्यूज आई हुई थी, यहाँ पर रखना आई आर स्क्वायर, आई एक्स एल स्क्वायर, आई एक्स स्क्वायर, ये नोट है सबके साथ, सबके साथ नोट है। तो ये कितना हो गया, आई नोट बाहर निकाल लेंगे हम इसमें से, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो जेड के बराबर हो जाएगा, तो जेड बराबर ये फॉर्मूला है आपके पास इम्पिडेंस का। अब यहाँ पर है क्या क्या, जेड क्या है, जेड तो इम्पिडेंस है, जेड आपके पास इम्पिडेंस है, आर आपके पास क्या है रेजिस्टेंस है, एक्सएल क्या है आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी क्या है आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये आपके पास इसके अंदर ये टर्म्स है, ये भी आपको बतानी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सॉरी लेंस, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। आपके पास जो ये फिगर दिया हुआ है इसके अंदर एक तो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, एक आपके पास ये कैसा लेंस है, ये कैसा लेंस, ये प्लेनो कॉनकेव है, ये आपके पास कैसा है कॉन्वेक्स लेंस है। फिर अब ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर तो ये है, और यहां से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये वाला लेंस है, और फिर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगले वाला लेंस है। तो देखते हैं जरा इसको, एक बार देख लो चेक चल रहा है नहीं, हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं जरा पहले के लिए, आपको f1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, और ये क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, u इज इक्वल टू दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है v1 निकालना है। तो फॉर्मूला 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 1/v1 आपको निकालना है, 1/u1 की वैल्यू कितनी है, u1 की वैल्यू आपके पास है -30। आप 1/10 इसको ऐसे रखेंगे 1/v1 प्लस 1/30, आप इसको इधर ले जाएंगे 1/10 इज इक्वल टू, सॉरी 1/10 माइनस के 1/30 इज इक्वल टू 1/v1। अब यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे, 30 एलसीएम ले लिया, 10 या 30, 30 1/v1, तो कितना होगा 2/30 बराबर 1/v1। तो v1 की जो वैल्यू आई आपके पास
V1 आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। यानी जो पहली जो इमेज बनेगी वो 15 सेंटीमीटर पर बनेगी। मान लिया आपके पास कोई लाइट रेज थी, तो ऐसे ये ऐसे जाएगी, तो ये कहाँ पर बनेगी, ये इस पे यहाँ पर बनेगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 ये है, 15 सेंटीमीटर होगा टोटल यहाँ से, तो 15 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बनेगी। अब इस ये जो इमेज है जो बननी है, इस लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब जरा यहाँ पर ये इस लेंस से कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर, तो यानी U2 कितना हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट के 15 माइनस के 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी आपके पास U2 इज इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर, और इसके लिए F2 इज इक्वल टू हो गया -10, और आपको V2 निकालना है कहां पर बनेगा इमेज। तो अब फॉर्मूला लगाओ कितना, 1 अपॉन, फॉर्मूला लगाएंगे आप 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, यहाँ शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन U2। तो 1 अपॉन F2 की वैल्यू आपके पास आई है -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन V2, आपके पास V2 जो है V2 निकालना है, और माइनस U2 आपके पास कितना है 10 है, ये प्लस में लिया जाएगा क्योंकि ये इधर। अब कितना 1 अपॉन माइनस के 10, सॉरी 1 अपॉन माइनस के 10 हो गया, और इसको इधर ले आए तो 1 अपॉन 10 हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन V2 हो गया। तो कितना है भाई, ये आ गया आपके पास 10 LCM हो गया, ये तो कट गया, तो V2 कितना आ गया इन्फिनिटी, तो यानी 10 1 माइनस 1, अबे भाई चल जा, तो आपके पास V2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जो इमेज बनेगी उसकी उसकी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, यानी इधर कहीं, इधर इन्फिनिटी पर बनेगी इमेज। अब उस इमेज के लिए, मतलब जो इमेज बन रही है वो कितने पर बन रही, इन्फिनिटी पर बन रही है, तो वो इमेज इस वाले लेंस के लिए किसका काम करेगी, अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो ये कितना हो गया V3 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। आपको इसका सॉल्यूशन हमने कराया हुआ भी है, एक तो ये भी कर सकते हैं आप, तो आप इमेज बनेगी फाइनल कितने पर 30 पर। देखिए जरा, ये उल्टा हो गया, 15 सेंटीमीटर V2 इन्फिनिटी आ गया, और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से 30 सेंटीमीटर, V3 30 पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और में दिया हुआ, हाइगन्स प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट के लिए आपको हाइगन्स का डिफ्रैक्शन बताना है, हाइगन्स प्रिंसिपल का। चलिए देखते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। अच्छा ये रहा आपके पास, हाँ ये 30 सेंटीमीटर। चलो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखिए जरा, सबसे पहले डिफ्रैक्शन पता होना चाहिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या, मान लिया कोई लाइट है, ये लाइट वेव फ्रंट, ये कोई आपके पास विंडो है, जब वेव फ्रंट इस पर आता है तो क्या होता है, ये किनारे से बैंड हो जाता है, इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपके पास हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, मान लिया आप ये एक स्लिट है ए बी, डिस्टेंस है इसकी स्लिट की ए, बीच की डिस्टेंस ए है, और इस पर यहाँ पर सेंटर है ओ, और पी पॉइंट पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम आपको चेक करने हैं। तो यहाँ से डी डिस्टेंस पर, कैपिटल डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन लगी हुई है, तो जब आप यहाँ देखते हैं, ये तो सेंटर पॉइंट है इसका, ये सेंटर मैक्सिमम मिलता है आपको, तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, इस पॉइंट पी पर ऐसे मिला देते हैं, और ये दो लाइट रे जब पी पॉइंट पर पहुंचती हैं तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों को यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, एन जिसका नाम दे दिया हमने। अब जो एपी और एनपी, एपी और एनपी दोनों सेम होंगे, क्योंकि इनका पाथ डिफरेंस कितना है, इसका बी एन पाथ डिफरेंस है, तो बी एन बराबर आपके पास हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये होगा बीपी माइनस एनपी, ये हो गया पाथ डिफरेंस।
तो इसके अंदर इतना डिफरेंस है लाइट रेज के बीच में। तो इसी जो जितना डिफरेंस है उसको बोलते हैं हमने पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर ये सब चीज लिखी हुई है, तो हम ट्रायंगल लेकर के एक बात कर लेते हैं। हमने पहले पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया इसका, तो पार्ट डिफरेंस हमने अभी बताया कितना है पार्ट डिफरेंस आपके पास, बी एन इज इक्वल टू आ गया आपके पास, बी एन इज इक्वल टू बीपी माइनस एनपी, ये आपके पास पार्ट डिफरेंस हो गया। और ये कब होगा, जब एनपी किसके बराबर है, एपी के, क्योंकि जब परपेंडिकुलर डाल दिया तो अप्रोक्स दोनों ये क्या होगी, लाइटेज बराबर होगी, यानी इनकी और इनकी लेंथ यहां तक सेम होगी। अब आपके पास ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एन के अंदर, तो ए बी एन में आप क्या देख रहे हो, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आपके पास बी एन, साइन थीटा बराबर कितना होता है, इसके सामने वाला एंगल थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी बी एन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी है, ए बी, ए बी है हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन की वैल्यू कितनी है, ये आपको पार्ट डिफरेंस है ये, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, स्लिट के बीच की डिस्टेंस थी ए, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन, तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस आया वो आया ए साइन थीटा। तो इसमें दो कंडीशन है, पहला है कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा और एक कंडीशन है कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा। तो आपके पास जो कंडीशन है ये देर यहाँ पर देखिए रख रखी है, देखिए जरा पाथ डिफरेंस इस कंडीशन में कितना होगा, ये होगा 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और 7 लैम्डा बाई 2। तो इसका ये फॉर्मूला हमने बना दिया, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 2 3 4, ये होगी n की वैल्यू। अगर आप n की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो वही आपके पास पार्ट डिफरेंस आएगा। दूसरा है कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये होंगे। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब एन की वैल्यू आप जैसे ही 1 2 3 4 डालोगे तो आपके पास ये पार्ट डिफरेंस मिल जाएंगे। तो इसका एक डायग्राम हम यहाँ देख रहे हैं, ये है आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा, फिर उसके बाद ये मिनिमा, फिर मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इस तरीके से। तो आपको जो मिनिमा मिल रहा है वो कितने पर मिल रहा है, लैम्डा पर, तो लैम्डा पर मिल रहा है, 2 लैम्डा पर मिल रहा है, 3 लैम्डा पर मिल रहा है, 4 लैम्डा पर मिल रहा है और 5 लैम्डा पर मिल रहा है। तो और मैक्सिमा कितने पर मिल रहा है, 3 लैम्डा बाई 2, तो ये रहा 3 लैम्डा बाई 2, फिर 6 लैम्डा बाई 5 लैम्डा बाई 2, फिर 7 लैम्डा बाई 2, इसी तरह से इधर भी माइनस में भी सारे यही मिलेंगे। चलिए नोट करना चाहते हो तो आप, ये आपके पास रहा सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये इसका कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमम और सेकेंडरी मैक्सिमम, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी हम ले सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन मिलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, हाँ, if light of two different wavelength is used in the Young's experiments what will happen, clearly your answer। ये कह रहा है कि यदि यंग के एक्सपेरिमेंट में दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट वेव्स को पास किया जाए तो क्या होगा, आप अपने आंसर को बताइए। तो अगर सबसे पहले तो हमें पता है कि इसमें एक करंट लाइट सोर्स लेनी होती है, और अगर हम इसमें दो अलग अलग लाइट सोर्स लेंगे तो क्या होगा, जो मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप करेंगे तो फ्रिंज नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। तो यही इसी अंदर लिखा हुआ है, when two light source used in a Young's experiment interference pattern will be overlap, interference जो पैटर्न है वो ओवरलैप कर जाएंगे, set of fringe become they may not be maintained and constant phase relationship का, because two sources could have different frequencies or different phase difference will be changed secondary over time the fringe is not be formed। तो फ्रिंज ही नहीं बनेगी आपके पास अगर दो लाइट सोर्स मिलेंगी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21।
what the second postulates of Bohr's theory? चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21. Write the second postulates of Bohr theories for the hydrogen atom. Prove the radius of the Bohr orbit of a hydrogen atom is proportional to n square where n is a principal quantum number. देखिए ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले तो बोर की पोस्टुलेट बतानी है. सेकंड पोस्टुलेट क्या थी बोर की कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है. तो देखिए ये लिखिए सेकंड पोस्टुलेट्स. अकॉर्डिंग टू बोर्स postulate the electrons are permitted to circulate only in that orbits in which the angular momentum of electron is an integral multiple of h upon 2 pi. तो mvr is equal to कितना होगा nh upon 2 pi. तो यहां से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे. जैसे ही आप यहां से v की वैल्यू निकाल लोगे तो v की वैल्यू निकाल करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे. अब हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता भी होती है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r. और ये किसके बराबर होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड स्क्वायर अपॉन r के. अब यहां पर हमें क्या काम करना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है. अब यहां पर हम v स्क्वायर की वैल्यू v की वैल्यू यहां डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से. इसको थोड़ा सा पहले सोल्व करते हैं. mv स्क्वायर इक्वल टू r इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड स्क्वायर r अपॉन r स्क्वायर. एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड स्क्वायर अपॉन r. तो जेड की वैल्यू आप 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर अपॉन r. तो ये आपके पास mv स्क्वायर आ गया. तो v की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे हम यहाँ से. तो m तो एज इट इज रहेगा. ये कितना इक्वेशन 1 की nh अपॉन कितना 2 पाई एम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और इंटू ई स्क्वायर. अब यहाँ से m एज इट इज रहेगा n स्क्वायर हो जाएगा. देखो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू ई स्क्वायर. एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से एक r से एक r भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से आपके पास इस r की वैल्यू आपको निकालनी है. ये जो r है इस r की वैल्यू आपको निकालनी इस r की वैल्यू. तो r बराबर यहां से हो जाएगा r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट. ये ऊपर पहुंच जाएगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई. ये रहा 4 पाई से एक 4 से 4 भी काट दो. एक पाई से एक पाई भी कैंसिल आउट कर दिया. तो यहाँ से एक पाई तो इधर से बच जाएगा पाई और यहाँ से एक m बचेगा और ये ई स्क्वायर ही अपॉन में आ जाएगा. तो हो गया r की वैल्यू आ गई आपके पास ये. अब जनरल टर्म में क्या होता है इन जनरल तो जो आर एन है वो किसके बराबर है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर के बराबर है. तो इसको हम लिख सकते हैं ये ये आर था तो आर एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के. तो यही उसने पूछा था और यही हमने इसके अंदर निकाल दिया. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22. ये ग्राफ आपको दिया हुआ है. इस ग्राफ में ये पूछा हुआ है कि जो x है और a है वो क्या शो करता है इसके अंदर. तो x और a आपको बताना है क्या शो करते हैं. और फिर इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है तो जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है इन फ्रीक्वेंसी को लेकर के एक ग्राफ भी बनाना है आपको. तो चलिए सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि जो x है वो क्या है और a क्या है. तो x है आपके पास एनोड पोटेंशियल. x आपके पास है एनोड पोटेंशियल और a आपके पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल.
ये आपके पास पहला का आंसर आपको मिल गया। दूसरा, अब फ्रीक्वेंसीज को लेकर के ग्राफ बनाना है। सेकंड में कहा गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ν1, ν2 एंड ν3। तो इनको लेकर के ग्राफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं जरा। यहां पर आपके पास ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, ν1, ν2, ν3 इसका नाम दे दिया हमने, और ये आपके पास हो गया x। अब ये तो हो गया अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को लेकर, जब फ्रीक्वेंसी क्या है v3 ग्रेटर देन है v2 से। और अब इसके बाद हमें थर्ड जो इसके अंदर दिया हुआ है, थर्ड में क्या हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन I1, I2 एंड I3। ये अलग अलग करंट दिया हुआ है। तो अब देखते हैं जरा करंट के लिए भी ग्राफ क्या होगा। करंट के लिए ये ग्राफ था, अगर आपको ये आपके पास करंट, ये I1, I2, I3। चलिए अब ये हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, for a nucleus that contain 3 protons and 4 neutrons, calculate the mass, defect and binding energy per nucleon. The mass of proton is 1.007 u. The mass of a neutron is 100 u, 1008 u, and the actual mass of the nucleus. तो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास आपको निकालना है। तो जरा देखो, तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला आपको निकालना है। मास डिफेक्ट आपको पता है कितना है, मास ऑफ किसका, न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन, प्रोटॉन, चलो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जोड़ करके और घटा देना आपको जो आपके पास ये मास दिया होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। चलो जी अब देखते हैं जरा। तो सबसे पहले तो हमें इसका मास निकालना, तो क्या 3 प्रोटॉन दिए हुए हैं और 3 न्यूट्रॉन दिए हुए हैं। तो एक प्रोटॉन का मास दे रखा है कितना, 1.007। तो 3 प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, 1.007 इज इक्वल टू हो जाएगा 21.0.1 व्यू, इतना हो जाएगा। दूसरा, 3 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का जो मास दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 1.008, तो जाएगा 24 0 और 3, एक मिनट, ये 3 होगा 3.021 यू, इतना होगा। अब आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। तो जोड़ते हैं जरा, कितना आ गया यहाँ से भाई, 5 हो गया और 2 2 4 हो गया, 0.336। चलो 6.045 इतना मास आपको मिल गया। चलिए अब, अच्छा ये यार एक मिनट सॉरी, ये 4 न्यूट्रॉन है भाई, 4 न्यूट्रॉन है भैया, 4 न्यूट्रॉन। तो ये आएगा 4 8 32 32, ये आपके पास होगा यहाँ से 32 0.4। तो यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 और 2 5, 0.437, 7.053 इतना मास आपका आया है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो अब मास ऑफ न्यूक्लियस का कितना दे रखा, मास ऑफ न्यूक्लियस का आपके पास है ये रहा मास ऑफ न्यूक्लियस 7.01। तो मास डिफेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू 7.053 में से हम कितना घटाएंगे, 7.014, ये घटा देंगे तो आपके पास कितना आएगा, 13 में से 4, 8 4 12 9 9 बच गया। और यहाँ कितना आएगा, 4 4 में से 1 गया 3, 4 से 1 गया 3, तो 0.0, तो 0.039 मास डिफेक्ट इसके अंदर आपके पास है। चलिए ये था आपके पास क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी है, अगर आप चाहते तो सॉल्यूशन भी देख लेते हैं जरा।
ये आपके पास रहा सॉल्यूशन इसका, ये ऊपर वाले का सॉल्यूशन था, और ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। मास डिफेक्ट, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो आपने सबसे पहले 3 आपके पास न्यूट्रॉन्स थे और 4 आपके पास प्रोटॉन थे, दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड किया, फिर आपको जो ये आया था इसमें इसको घटा दिया, तो 0.39 आपके पास मास इफेक्ट आ गया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पी एन जंक्शन फॉर्मेशन which are majority charge carrier in depletion layer of pn junction। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है आपको पीएन जंक्शन कैसे बनता है और इसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं डिप्लेशन लेयर के अंदर। और ये रहा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये पीएन जंक्शन डायोड पी क्या है और एन क्या है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के मिलने से बनता है, जब ओवरलैपिंग होती है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की तो वहां से बनता है पी एन जंक्शन डायोड। अब जब इलेक्ट्रॉन जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं एन के अंदर, एन रीजन के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, इसके अंदर क्या होते हैं मेजोरिटी मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर होते हैं होल्स, इसके अंदर कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स होल के पास जो मतलब होल है सॉरी इलेक्ट्रॉन्स है, जब होल से जाकर के डिफ्यूज करते हैं यहाँ से इधर की तरफ चलते हैं तो वहां से करंट बनता है। और इसी पोलैरिटी की वजह से जब यहाँ पर इधर आने शुरू हो जाते हैं तो इसी पोलैरिटी की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, इस रीजन के ऊपर, एक मिनट, इस रीजन के ऊपर आ जाता है हमारे पास कुछ चार्ज। जैसे आपके पास ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज थे यानी होल्स थे। अब यहाँ पर क्या था, निगेटिव चार्ज थे। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों का डिफ्यूजन होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर पॉजिटिव जो चार्ज है वो अट्रैक्ट करता है निगेटिव चार्ज को, और ये जो इधर वाला पोर्शन है ये किसको करता है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो इसी वजह से इस जो एक लेयर बन जाती है, इस लेयर को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर या रीजन, डिप्लेशन लेयर। अब यहाँ पर पूरी जो आपके पास जो आंसर है पूरा लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन का अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू मेटेलिक स्फीयर, वन विद अ रेडियस ऑफ आर एंड द अदर विद अ रेडियस ऑफ 2r। दो आपके पास मेटल के, देखिए जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास दो स्पेयर हैं, एक आपके पास आर रेडियस का स्पेयर है, एक आपके पास 2r रेडियस का स्पेयर है। पहले की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दोनों की सेम है, चार्ज इस पर हम मान लें Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, और पोटेंशियल इस पर V1 है, इस पर पोटेंशियल V2 है। तो जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आने पर और कांटेक्ट में आए दोनों स्पेयर, और कांटेक्ट में आने के बाद जब इनको अलग अलग किया गया तो रेडियस तो सेम रही और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 हो गई, और सरफेस इस पर होगी सिग्मा 2। इसका पोटेंशियल हो गया V और इसका भी हो गया V, यानी पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया। अब पहले स्पेयर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन फर्स्ट स्पेयर, फर्स्ट स्पेयर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हुई आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू Q1 अपॉन A। अब आपको पता है कि Q1 बराबर कितना हो गया, ये हो गया सिग्मा इंटू ए, और A की वैल्यू आपके पास है 4πr स्क्वायर। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सेकेंड स्पेयर, ये कितनी होगी आपके पास, ये हो गया आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू
Q2 अपॉन ए। तो Q2 इज इक्वल टू आपके पास आया सिग्मा इंटू ए, ठीक है। और यहाँ पर आप ए की वैल्यू जैसे रखोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू आएगा 4 × 4 पाई r², यानी Q2 इज इक्वल टू आपके पास बनेगा सिग्मा, ये आपके पास Q2 इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये वैल्यू ये किसकी है, Q1 की, तो हमने रख दिया Q2 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 4Q1। तो आपके पास Q2 की वैल्यू भी आ गई और Q1 की वैल्यू भी आ गई। अब आपको पता है कि जोड़ने के बाद जो पोटेंशियल था वो था दोनों का बराबर हो गया था, तो अब यहाँ से आप यहाँ से भी इसका जो चार्ज होगा ये क्या अलग अलग हो जाएगा, ये Q1 डैश है और यहाँ पर Q2 डैश है। तो अब V जब सेम है, पोटेंशियल जब सेम है, तो पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल टू होता है KQ/R। तो अब पोटेंशियल जब दोनों का सेम है तो हो जाएगा यहाँ से KQ1 डैश अपॉन R इज इक्वल टू KQ2 डैश अपॉन 2R। अब एक R से R कैंसिल आउट हो गया, K से K भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन 2। तो यहाँ से Q1 डैश 2Q1 डैश इज इक्वल टू होगा Q2 डैश। ये आपके पास Q2 डैश की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी जो होगा नेट चार्ज, नेट जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ज्वाइनिंग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, कंजर्वेशन चार्ज आपके पास होगा कि चार्ज चार्ज नेट चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग इज इक्वल टू नेट चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग, बिफोर ज्वाइनिंग, नेट चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग। तो आपके पास ज्वाइनिंग के बाद का जो चार्ज है वो आपके पास, ये आपके पास है Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू, जोड़ने से पहले का जो चार्ज था वो Q1 था, जोड़ने से पहले का जो चार्ज था वो आपके पास Q1 प्लस Q2 था। तो अब हम क्या करते हैं, जरा इसको आगे की साइड सॉल्व कर दे, पहले इसको छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा करके इधर की साइड खिसका देते हैं। अब यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू मैं रखता हूँ, Q2 डैश की रख देता हूँ, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू है 2Q1 डैश प्लस इज इक्वल टू, अब Q1 तो एज इट इज रहने दो, प्लस Q2 की वैल्यू आपके पास ये रही 4Q1, तो आपके पास हो गया 3Q1 डैश इज इक्वल टू 5Q1। तो आपके पास यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आई, ये आई Q1 डैश इज इक्वल टू 5/3Q1। तो आपके पास Q1 डैश की वैल्यू आ गई। अब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, यानी सिग्मा 1 निकालना है पहले स्पेयर पर। ये कितना होगा, ये होगा Q1 डैश अपॉन A। अब सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1 डैश की वैल्यू आपके पास है 5/3Q1 अपॉन, यहां से आपके पास एरिया जो होगा वो होगा 4πr²। अब सिग्मा 1 इज इक्वल टू 5/3, Q1 की वैल्यू आप रख देंगे सिग्मा इंटू 4πr², और इंटू यहाँ पर ये बच रहा है 4πr²। तो 4πr² से 4πr² कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से सिग्मा 1 जो नई चार्ज डेंसिटी होगी पहले स्पेयर पर वो आएगी Q1 इज इक्वल टू 5/3 सिग्मा। अब दूसरे स्पेयर पर निकाल लेते हैं, दूसरे स्पेयर पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी होगी भाई, वो भी देख लेते हैं कितना होगा। वो आपके पास होगा सिग्मा 2 इज इक्वल टू होगा Q2 डैश अपॉन A। अब
यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ Q2 डैश, सॉरी Q2 डैश इंटू 1/A। अब सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2 डैश की वैल्यू कितनी है भाई? Q2 डैश की वैल्यू है 2Q1 डैश इंटू 1/, वैल्यू रख देते हैं 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब Q1 की वैल्यू आपको पता है, Q1 की वैल्यू, Q1 डैश की वैल्यू सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q। यहाँ से हो जाएगा सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5/3। Q1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये रही Q सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ऊपर वैल्यू को नीचे रखो अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 बार कट गया, तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू आपके पास आया 5 सिग्मा अपॉन 6। तो सेकंड स्क्वायर पर इतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान था और मॉडरेट लेवल भी था। तो ये क्वेश्चन जो है नीट 2019 में आया हुआ था और ये इस सैम्पल पेपर में आपको देखने को मिला है। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बचे हैं विद केस स्टडी वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।